मुरलीधर पुजारी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जन घोषणा पत्र में मेरा प्रश्न है और मितानिन को अपने 5000 मितानिन को नियुक्ति की घोषणा की थी, जिसमें मात्र 1199 मितानिन को चयन हुआ है। यह झूठा वादा कब तक पूरा होगा? माननीय महोदय जी, मंत्री माननीय से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा आत्मसात जन घोषणा पत्र 2018 में स्वास्थ्य कर्मी मितानिनों के संबंध में क्या क्या घोषणाएं की गई थी। वो पूरा चार्ट दिया है, 52-53 के उसमें है, और कितने कितने लोगों की भर्ती हो चुकी है और कितना किया जाना है और क्या प्रक्रियाधीन है और क्या नहीं हो सकता, ये पूरा लिखा हुआ है इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मितानिन को 5000 रुपये मासिक वेतन वे साथ में कमीशन की राशि दिए जाने की वादा किया था। मितानिन द्वारा लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी अब तक 5000 रुपये वेतनमान नहीं हुआ है। कब तक करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब स्वास्थ्य मंत्री सुपेबेड़ा गया था और सुपेबेड़ा में वादा किया था कि सरगुजा सुपेबेड़ा में हवाई एम्बुलेंस की सुविधा कब तक प्रारंभ की जाएगी, कि हवाई जहाज घोषणा बन के रह जाएगी। मगर सुपेबेड़ा गए थे महोदय जी स्वास्थ्य मंत्री और महामहिम राज्यपाल भी गए थे, उसमें माननीय मंत्री जी घोषणा की थी। अभी सुपेबेड़ा का जनता किडनी में परेशान है, कब तक एम्बुलेंस? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो है वो जन घोषणा पत्र से संबंधित है, सुपेबेड़ा से नहीं है। चंद्राकर जी। चंद्राकर जी, अध्यक्ष महोदय, जन घोषणा पत्र अपनी जगह। ये जो आपने परिशिष्ट दिया है 9, 2 और 3 आप पढ़ लीजिए। परिशिष्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अतिरिक्त नजदीक कार्यरत स्टाफ के लिए नजदीक ही कार्यरत स्टाफ के लिए आवास का प्रावधान किया जाएगा। आपातकाल के समय तुरंत इलाज मिल सके। एक अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 6 आपने कहा है। तो कितने जगह स्टाफ बने और आपातकालीन सेवाएं शुरू हुई प्रदेश में? एक। और दूसरा, ये अधिक जनसंख्या से का मापदंड क्या है जिसके तहत आपने खोला? अधिक जनसंख्या तो मेरे यहाँ डेंसिटी भी ज्यादा है, अध्यक्ष जी के यहाँ सब है, तो अधिक जनसंख्या में 6 खोले गए, तो उसका मापदंड क्या? अधिक जनसंख्या का अभिप्राय मतलब क्या है? ये 9, 2, 3 कौन से पुष्ट का बताइए जरा। 9 और 2, 3 आपने कहा ना? 2 और 3 परिशिष्ट। परिशिष्ट में 2 और 3 में लिखा हुआ है नियमित चिकित्सा अधिकारियों की रिक्त 423 पदों की भर्ती। आप कौन सा वाला बता रहे हैं? मैं आपको 4 नंबर पेज का जो विषय है उसके नीचे 2 और 3 है, 4 नंबर पेज परिशिष्ट के। 3 नंबर 2 और 3 पूछा। तो स्टाफ क्वार्टर कितने बने और आपातकालीन सेवाएं कौन कौन सी शुरू हुई हैं, और अधिक जनसंख्या से मतलब अभिप्राय क्या है? अधिक जनसंख्या तो बहुत जगह है, डेंसिटी जो है वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग में शहरी स्वास्थ्य केंद्र को प्रारंभ किया जा रहा है और IPHS मापदंड के अनुसार जनसंख्या के मापदंड। IPHS मापदंड आपने स्वीकार किया है क्या? ये पूरे प्रदेश में लागू है कि कब से लागू है? कौन कौन से स्तर में लागू है ये बता दीजिए। चलिए छोड़िए।
बताएंगे वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि इन मितानिन बहनों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते क्या कोई प्रोत्साहन राशि महीने के हिसाब से देने की घोषणा आपने की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मितानिन को एक ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है और इस प्रकार का मैं दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। अरे हाँ या नहीं लिखो ना सीधा। क्या है अकबर साहब? नहीं अब आप अलग अलग उत्तर दे, सामने ही आके उत्तर दे देना। हम लोगों की शुभकामना है कि आप सामने आके उत्तर दें। मितानिनों को चलो परंपरा ऐसी सीधे बात नहीं कर सकते, ऐसा लिख कर दीजिए। अच्छा, इनडायरेक्ट कर लेता हूँ। मितानिनों को प्रोत्साहन राशि ये अभी बात दी गई है। चलिए छन्नी चंदू साहू। संचालक का एक पत्र मेरे पास। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मितानिन को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक पत्र भी है मेरे पास, जिसमें आपने मितानिन बहनों को 1000 प्रति माह 6 महीने तक देने की बात कही थी। ये पत्र भी है, लेकिन अभी तक उन बहनों नहीं मिला है। और आशा जो बहनें हैं, फैसिलिटेट जो बहनें, उनको 500 रुपए प्रति माह 6 महीने देने की बात की थी, वो उनको अभी तक नहीं मिला है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक पत्र है जो सभी जिला मुख्यालय, चिकित्सा मुख्यालय, स्वास्थ्य अधिकारी को भेजे गए हैं, पर ये पत्र तक उनको प्राप्त हुआ है, पर राशि उनको मिली नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और 3 माह का अब तक दिया जा चुका है। आप जी बाकी सप्लीमेंट्री चर्चा कर लेना। वो सरकार ने स्वीकार कर लिया है और आत्मसात किया, मतलब स्वीकार कर लिया। अब वो सरकार के हिस्सा हो गए, पहले कांग्रेस की पार्ट रही है, तो अब हाँ दिल से लगा लिया। तो अब जो घोषणा है, अपन जो शुरू में पूछे कि कितने को आपने पूरा किया है, कितने को पूरा नहीं किया, उसमें मंत्री जी ने कहा कि मैं लिख करके चार्ट है, आप देख लीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ बिलासपुर में सिम्स मेडिकल कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, सिम्स हॉस्पिटल, उसमें स्टाफ नर्स नहीं हमारे पास, और स्टाफ नर्स के कारण वहां की जो व्यवस्था बदहाल है, बहुत दिक्कत आ रही है, स्टाफ भी परेशान है। इसमें एनएम और स्टाफ नर्स की नियुक्ति के बात आई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये आप नियुक्तियां करेंगे तो बाकी अस्पतालों में भी पूर्ति हो जाएगी, तो ये नियुक्तियां कब तक आप करेंगे? जल्दी से जल्दी करेंगे अध्यक्ष महोदय। चन्नी साहू। ये जवाब नहीं आता। माननीय ये संयोग क्या है और आत्मसात क्या? आपने तो दिल से लगाया, जब दिल से लगाया तो दिल से दूरी क्यों? आप इसको पूरा करने घोषणा कीजिए अभी, बहुत जल्दी अवधि बताइए घोषणा की, 2 महीने 3 महीने। बहुत दूरस्थ नहीं पूरा नहीं, जवाब मेरे प्रश्न का जवाब तो आया नहीं अध्यक्ष। आप अवधि बताइए, जवाब भी नहीं है ना, समय अवधि बताइए। निकल गया। सुन लीजिए, एक तो भारत साधक मंत्री हैं, वो सरकार की असली मंत्री आ जाएंगे तब ये उठेगा। ज्यादा भारत साधक ने भार उठाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं प्रश्न लगाई हूँ, उसमें मोदी जी के माध्यम से जानकारी मिली है। यूनिवर्सल हेल्थ की बात की है, आपने यूनिवर्सल हेल्थ की बात की है, क्या ये स्कीम आपने लागू कर दी है क्या? 1 मिनट में इनका तो जवाब दे दूं। बहुत जल्दी चलिए घोषित कर दीजिए। चलिए
माननीय मंत्री महोदय, होली आप जो आना घोषणा कर दो, गिफ्ट हो जाएगा उनके लिए। अरे आप लोग बैठो ना भाई, बैठो बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आत्मसात का मतलब क्या होता है। आत्मसात का मतलब अपने आप में समाहित करना, यानी मन मस्तिष्क में इसको बनाए रखना, इसको करना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अभी घोषणा करो, अब ये क्या बात हुई? नहीं, आप मतलब जानिए ना, आप मतलब क्या मतलब थोड़े ना पाने वाले हैं। क्या मतलब जवाब आ ही नहीं रहा है उसका। बच्चे ना मैं बोल ऐसे बात कर रहे हैं चंद्राकर जी, चलिए चलिए सन्नी साहब तुम चलो प्लीज। आप तो और है, आगे लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। अरे बाबा, इसको आप पूछ लीजिएगा ना, उसको प्रश्न का निवेदन कर लो माननीय अध्यक्ष। सप्लीमेंट बजट में चर्चा हो रही है, तब पूछ लीजिए। एक प्रश्न चलिए। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है, स्वास्थ्य का राज्य शाखा के हर नागरिक को सर्वजन स्वास्थ्य गुणवत्ता इलाज की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी, और ब्रैकेट में लिखा है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। हो गया यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू? जगह घूमने गए थे। माननीय अध्यक्ष, बात ही लिखी गई है, कुछ पूरी हो गई है, कुछ प्रक्रिया में है, वो आने वाले समय में होगा। ये तो उत्तर में दिया हुआ है। चलिए कब तक लागू कर आपने पूछ लिया, आपने लिखा है, आपने पूछ लिया, प्लीज। आप फॉरेन भी गए, आप फॉरेन भी गए यूनिवर्सल हेल्थ मुद्दे को लेकर। सवा 3 साल तक समय निकल गया, उसका ना हाथ पैर निकल रहा है। अरे आपके गलती नहीं है जी, ये जल्दी मंत्री जी का पत्र का, और हम तो बहुत अमृत करते थे, क्या जगह इसलिए हम लोग कैसे संतुष्ट हो अध्यक्ष महोदय? फिर बोल रहे हैं कि तकनीकी अब मंत्री जवाब इतने लोग एक साथ खड़े हो क्या करेंगे? आपने कहा एक पूछ लीजिए। चलिए जवाब नहीं आ रहा अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय जी, मैं जो प्रश्न लगाई थी पूरे प्रदेश का, उसमें मुझे जानकारी मिली है। मैं अपने पूरे प्रदेश में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन राजनांदगांव जिले के अपने गृह जिला राजनांदगांव के छुरिया ब्लॉक के आंकड़े बताना चाहूंगी, जिसमें मंत्री जी ने जानकारी दी है। छुरिया में इसमें 2018-19 3,52,559 फुट लीटर खपत हुई, जिसमें 2020-21 में 1,61,339 फुट लीटर की खपत हुई, और अचानक से अध्यक्ष महोदय 21-22 में खपत बहुत ही कम हो गई। इनके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी को और हमारी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही है कि अध्यक्ष महोदय की दुकान बढ़ा दी गई, काउंटर बढ़ा दी गई, लेकिन राजस्व की कमी ऐसा कम क्यों आया? मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उसके आधार पर ये परिणाम आ रहा है उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इससे साफ जाहिर होता है कि अवैध तरीका से मादक पदार्थ का अभी तेजी से बढ़ाव हो रहा है। मैं एक महिला विधायक और हम अपने क्षेत्र में हम
महिला होने के नाते महिला लोग ही ज्यादा उम्मीद करते हैं। और महिलाओं का कहना, किसी का ये मादक पदार्थ की वजह से किसी का मांग का सिंदूर उजड़ जाते हैं, किसी का परिवार उजड़ जाते हैं। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि जिले में आबकारी विभाग जिला अधिकारी के संरक्षण में जो मादक पदार्थ से अवैध तरीके से अगर चल रही है उसमें अंकुश लगाएंगे क्या? कवासी लखमा जी सदन में उपस्थित रहते हैं, जवाब माननीय मंत्री जी देते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार हो गया, पर कहीं कोई परंपरा आपने व्यवस्था दी है इसमें। इस मंत्री का पूरा सम्मान करते हो, सदन से बाहर चलते छुट्टी ले ले, आपने ही व्यवस्था दी है। हम आपकी व्यवस्था का ही लागू हो यहाँ सदन में यह मांग करने की, या फिर ये निर्देश जारी हो जाए सारे उत्तर अकबर साहब देंगे। और यदि माननीय प्रश्न भी लगातार यदि 3 लगते हैं तो फिर से ड्रा होता। वो लगातार कितने प्रश्नों का उत्तर देंगे? चलिए आप कुछ कहिए कवासी लखमा जी। वो तो दूसरे में तो काय करते हो बहुत। इसे जुड़ा तो प्रश्न मान्य माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज ये विधानसभा की परंपरा है कि किसी मंत्री का 3 प्रश्न लगातार आ जाए। एक तो आप बैठिए। शर्मा जी मंत्री जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि हम महिला विधायक हैं, क्षेत्र में महिला विधायक होने के कारण महिला ज्यादा उम्मीद करते हैं और एक अवैध तरीका से मादक पदार्थ का सेवन होता है जिससे कई महिला बहनों का मांग उजड़ जाती है, कई परिवार बिखर जाती है। तो मंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, जो अवैध तरीका से मादक पदार्थ का जो सेवन हो रहा है, बिक्री हो रहा है, उसमें अंकुश लगाएंगे क्या? बताइए। सदस्य ने, महिला सदस्य बोल रहे हैं कि अवैध दारू बेच रहा है। नांदगांव जिला में लगातार अवैध दारू में बहुत प्रकरण बनाए हैं। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे जी अवैध दारू बंद हो, ऐसा हमारा सरकार का उद्देश्य है। हम लोग लगातार नांदगांव जिला में बहुत प्रकरण पकड़ा है और बंद करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी तरीके से उत्तर दिया करो थोड़ा। अध्यक्ष महोदय, संतराम नेताम नहीं यार, प्लीज। संतराम नेताम, माननीय मंत्री महोदय, संतराम जी नेताम करेंगे क्या? संतराम नेताम जी, नेताम साहब आज काकर पर गा दी, आज निकलेगा अभी तो। चल माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता कि छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये आकाश साहू संविदा सब इंजीनियर को कब से एसडीओ और ई का प्रभार दिया गया था और किन नियम के तहत, तथा वर्तमान में कौन कौन उच्च पदों पर संविदा इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं? माइक। आकाश साहू उप अभियंता के पद पर संविदा वेतनमान के आधार पर 19,000 रुपए समेकित मासिक एक मुश्त वेतन पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए इसको संविदा नियुक्ति दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि जब आपने उसको सब इंजीनियर पोस्ट आपने पदस्थ किया, जबकि मेरे जानकारी अनुसार में जब एक ही पद में जब सब इंजीनियर आपने उसको किया है तो एसडीओ और उससे भी बढ़कर ई का प्रभार देना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि सब इंजीनियर को आपने और देने के बाद उस आकाश साहू ने अध्यक्ष महोदय बिना फर्जी बिल के 2 जनरेटर मतलब 30 लाख रुपए का बीजापुर और पखांजूर में, जिनके खिलाफ में एफआईआर भी हुआ है और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि आप संविदा नियुक्ति करके इस प्रकार से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी भी सभी इंजीनियर को फिर एसडीओ को भाग दिया गया देवराज गुप्ता को, तो देवराज गुप्ता जी ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था वो एसडीओ को हटाएंगे क्या, कब तक हटाएंगे आप?
माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको ई प्रभार कभी नहीं दिया गया और एसडीओ एई का भी प्रभार कभी नहीं दिया गया। अनियमितता की जांच हुई और जांच के बाद इनको बर्खास्त कर दिया गया। चलिए, धन्यवाद। अध्यक्ष सौरभ सिंह, एक और अंतिम मेरा प्रश्न है। अब वो आप तो बर्खास्त हो गए, अब क्या पूछोगे? बर्खास्त से मतलब नहीं है अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है, वो तो निकाल दिए, एफआईआर हुआ, निकाल भी दिए। मेरा ये कहना है कि सब इंजीनियर को आप ई का प्रभार रहे हो। शर्मा जी, क्यों आप नियुक्ति में आप अगर रेगुलर को क्यों नहीं दे रहे अध्यक्ष महोदय? दूसरा प्रश्न मेरा है, अंतिम प्रश्न मेरा, पूरे प्रदेश में सब इंजीनियर लोग ही चीफ इंजीनियर बने हैं, रेंजर लोग डीएफओ मैं तो वही तो नियम जान रहा हूँ। बाबू लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, ऐसा चल ही रहा है। अब आपकी सरकार में ऐसे ही चल रहा है तो आप क्या करते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम सवाल है। चलिए जल्दी करिए। जैसे लोग मंत्री वो प्रभार में है ना, वही मुख्यमंत्री के प्रभार में अकबर ये ऐसा ये है अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। का है अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड का ई जो यहाँ पर एसी बन बैठा है, उसको आप कब तक इन्हीं के चलते पूरे प्रदेश में, मैं बताना चाहूंगा, आंकड़ा भी है मेरे पास, सभी जगह भ्रष्टाचार चल रहा है अध्यक्ष महोदय, तो इनको कब तक मूल विभाग में भेजेंगे एसी को? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संबंधित जो थी बात थी उसको जानकारी दे दी गई है कि उसको ई का प्रभार कभी नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, पूरे सवाल पर गोलमोल जवाब है अध्यक्ष महोदय, आप सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। एक भी प्रश्न का सही ढंग से जवाब नहीं है। मैं अंतिम आपसे प्रश्न करके पिछला प्रश्न भी आपका अंतिम था। बीजापुर में अध्यक्ष महोदय और पखांजूर में मातृ शिशु अस्पताल 50 बिस्तर का बन रहा है, 6 करोड़ का वहां पर है अध्यक्ष महोदय पखांजूर में। उसकी जो घटिया क्वालिटी का भवन बना दिया अध्यक्ष महोदय, जो यहां से इंजीनियरिंग, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से रिपोर्ट आया है, उसमें अमानक पाया गया है, घटिया। तो उस बिल्डिंग का जहां 6.5 करोड़ रुपया लग रहा है, उसकी जांच कराएंगे क्या? चलिए देखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बर्खास्त किया जा चुका है, एफआईआर हो गया, अति संवेदनशील, इसके अलावा और क्या कार्रवाई हो सकती है? अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि ये जो जनरेटर में एफआईआर हुआ अध्यक्ष महोदय, वो जो बिल्डिंग के, मैं दूसरा सब्जेक्ट में कह रहा था, जो जनरेटर में तो एफआईआर आपने कर दिया, उसको सेवा से भी बर्खास्त कर दिया। दूसरा प्रश्न है मेरा, 6.5 लाख जिसको कॉलेज के लोगों ने, जो तकनीकी लोग ने अमानत पाया गया, इस विषय पे मैं कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा प्रश्न नहीं कर रहा हूं सर, उस विषय में जो 6.5 करोड़ का जो घटिया निर्माण किया गया, जहां पानी टपक रहा है, बच्चे वहां जा नहीं रहे, मानव से जुड़ा हुआ मुद्दा है अध्यक्ष महोदय। ऐसे विषयों पे अगर सही उत्तर नहीं आएगा तो हम लोग क्यों आएंगे अध्यक्ष महोदय? मैं जानना चाहता हूँ, जांच कराएंगे क्या? जांच करा दीजिए ना, जांच करा दीजिए, बात खत्म हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमानक रिपोर्ट अभी नहीं आई है, यदि आप बोल रहे हैं तो चेक करवा लेंगे। चलिए सौरभ सिंह जी, सौरभ सिंह प्लीज। माननीय, आप जो घटिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उधर मंत्री जी को वो खटिया सुना रहा है। माननीय अध्यक्ष, घटिया बोल रहे हैं तो उधर वो खटिया समझ रहे हैं। उनको बोलो कि स्तरहीन काम है, उसका रिपोर्ट आवास है तो दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर चांपा जिले डीएमएफ और सीएसआर मद से 5 करोड़ 7 लाख रुपए का वेंटिलेटर खरीदा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 2 सप्लायर ने सप्लाई किया है, जिस भी कंपनी का सप्लाई किया है, किस किस दर से सप्लाई किया गया है और कुल कितने वेंटिलेटर खरीदे गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनी का नाम ड्रेगर, संख्या 8, श्रेय कारपोरेशन, वो जो मॉडल है उसका, वो वेंटिलेटर का ड्रेगर है। सप्लाई करने वाला श्रेय कारपोरेशन रायगढ़, दिनांक 1/5/2021, 1 नग। दूसरा एलाइड, संख्या 10, श्रेय कारपोरेशन रायगढ़, दिनांक 1/5/2021, 1 नग। उसके बाद मतलब प्रति नग का कीमत है
12,99,200 जो पहला वाला, दूसरा वाला 20,83,200, तीसरा रेसमेट कंपनी संख्या 10 मेसर्स मल्टी इंटरनेशनल रायपुर दिनांक 4/6/2021, इसका कीमत है 21,24,000, टोटल 5,45,09,26। कुल कितने खरीदे गए? कुल कितने? टोटल नंबर 28। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं और 28 वेंटिलेटर जो खरीदे गए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इसमें दो प्रकरण हैं। जो 14 दिसंबर 2021 को विधानसभा में यह जानकारी गई है कि जांजगीर चांपा जिले में 2 और 3 कुल 5 वेंटिलेटर खरीदे गए। तो ये क्या भ्रामक जानकारी आ रही है? आप बोल रहे हैं कुल 29, 28 और यहाँ पर जानकारी विधानसभा के पिछले सत्र में 14 दिसंबर 2021 को जानकारी आई है कि टोटल वेंटिलेटर जांजगीर चांपा जिले में खरीदे गए हैं 7। तो बाकी वेंटिलेटर का क्या हो रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा? कहाँ है वो वेंटिलेटर? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है कि कितनी खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, तो कितनी खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, किसके द्वारा खरीदी गई, कब खरीदी गई, क्या कीमत में खरीदी गई, वो पूरा बता चुका। वहां पे स्टॉक में है नहीं, वो अभी कैसे बताया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। स्टॉक है नहीं है वो तो आप बताना ही पड़ेगा कि स्टॉक है कि कौन ले गया, कहां ले गया, कहां उठा के ले गया 28 वेंटिलेटर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मामला है, पैसे का दुरुपयोग, जनता की पैसे का कोरोना काल में सर्वस्व दुरुपयोग का यह माल है। और ये कोरोना में आपदा को कैसे अवसर में बदला गया, इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। एक मिनट, मेन पार्ट कार्निवाल टाइप कोरोना कार्निवाल। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खरीदी की जो प्रक्रिया थी वो किस प्रक्रिया से खरीदी की? कोटेशन के आधार पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटेशन के आधार पर खरीदी की गई। कितने लोगों का कोटेशन सप्लाई हुआ? 2 सप्लायर है, टोटल 2 सप्लायर है जो सप्लाई किया। अलग अलग कंपनियां हो सकती, 3 कंपनियां, 2 सौरभ जी, आप बता दो कोई अनियमितता हुई है, उसके हम सीधा पूछो ना। आप मैं तो आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 कंपनी 2 सप्लायर 3 कंपनियां से सप्लाई किया गया। आप नहीं बताया है 12 लाख रुपए में खरीदा गया है, 30 लाख रुपए में खरीदा गया, 21 लाख रुपए में खरीदा गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया में आपने बताया कोटेशन के हिसाब से खरीदा गया, कितने कंपनियों की कोटेशन आई थी? दोनों खरीदी में किस किस कंपनी की कोटेशन आई थी? और माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रांड अलग अलग, कंपनी अलग अलग है। वही कार 5 लाख में है, वही कार 50 लाख में भी है। तो इसमें एक ड्रैगर का है, एक एलाइट का है, एक रेसमेट कंपनी अलग अलग है, तो उसकी कीमत अलग अलग है, तो उसके हिसाब से खरीदा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही घुमाने का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा और आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सिंगल कोटेशन के तहत यह खरीदा गया है। ऐसा ही सीटी स्कैन मशीन का भी जांजगीर चांपा जिले में खरीदा गया है। पिछले विधानसभा में प्रश्न लगाया गया था, सिंगल कोटेशन के आधार पर। मंत्री जी उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। सिंगल कोटेशन के आधार पर खरीदा गया है और सिंगल कोटेशन के आधार पर एक कंपनी से 3 अलग अलग रेटों पर खरीदा गया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, क्या इस पर जांच करवाएंगे पूरे इस प्रकरण पे? आप जांच कराएंगे कि मैं जांच कराऊं? आप जांच कराएंगे मंत्री जी, तो आप करा लीजिए, तो मैं करवाता हूं जांच। माननीय अध्यक्ष, मैं पहले जानकारी दे देता हूं, बाकी फिर आसंदी का सम्मान है, जैसा आप चाहें। जी माननीय अध्यक्ष, अरे जवाब बोलिए। जवाब आने दीजिए। जवाब दीजिए ना माननीय, आप जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में भंडार गृह नियम आपातकाल के समय में भंडार गृह नियम में होता है, तो निश्चित रूप से एक पन्नी से कोटेशन बुला के उसको क्रय किया जा सकता है। फिर भी माननीय सदस्य की चिंता है और आपकी चिंता है, तो जांच करा लें। नहीं, चिंता इस बात की है कि आप कह रहे हैं 28 खरीदी हुई है, विधायक जी कह रहे हैं सिर्फ 5 है, तो बाकी कहाँ है? सवाल इस बात का है कि 28 वेंटिलेटर खरीदे गए। माननीय अध्यक्ष, आज का जो विधानसभा में प्रश्न है
वो स्टॉक के ऊपर ही है कि कौन कहाँ है, वो केवल इसलिए है आपकी खरीदी की प्रक्रिया के ऊपर है। तो खरीदी की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी, लेकिन माननीय सदस्य को यदि तसल्ली नहीं है, वो इसमें जांच ही चाहते हैं तो ठीक है, जांच करा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय जांच हो चलिए ना, अब देखेंगे समय सीमा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नारायण चंदेल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर चांपा जिले में डीएमएफ मत का लगातार दुरुपयोग हो रहा है और इसके पहले जो कलेक्टर महोदय थे, ये उनके द्वारा खरीदी की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो वेंटिलेटर की खरीदी की गई है कोरोना काल में, उसमें अभी कितने बंद हैं और कितने चालू, और जांच कब तक हो जाएगा ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेंटिलेटर बंद है कि चालू है, ये समय कैसे बताया जा सकता है? अभी आप नहीं बता सकते। डॉक्टर रेड्डू जोगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैंने प्रश्न किया है आयुष्मान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के संबंध में। तो माननीय मंत्री से जानना चाहा है कि कितने प्रतिशत कोरोना काल में कितने बिस्तर अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए थे इलाज के लिए आयुष्मान योजना के तहत। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च 2021 से 31 जनवरी 2022 तक का आयुष्मान योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिले के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के अस्पतालवार जानकारी पूरा चार्ट इसमें है। स्पेसिफिक किसी अस्पताल के बारे में कुछ पूछना चाहते तो बता दीजिए। कुल बेड बता दीजिए, टोटल बेड कितने थे वही जानना चाहते थे। टोटल इस परिशिष्ट में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में सबसे अधिक और अन्य छोटे छोटे जिलों में एक से 10 मरीजों का इलाज किया गया, यानी 20% कोरोना बेड कहीं भी आरक्षित नहीं थे। और इस योजना का मूल उद्देश्य कैशलेस सर्जरी थी कि मरीज को कैश नहीं देना पड़े। यदि वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो उनको सारी सुविधाएं आयुष्मान योजना के तहत मिले। जो एपीएल हैं उनको 1100 रुपया प्रति बेड के अनुसार सुविधा दी जाए। और फिर भी यहाँ मात्र एम्स में आयुष्मान योजना का सही ढंग से पालन हो रहा है। कल ही मेरे घर में काम करने वाले व्यक्ति वो जाके स्वयं अपनी सांस का इलाज एम्स में कराए। यानी ये अस्पताल अपने आप ही पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यहाँ आयुष्मान योजना का सही ढंग से पालन हो रहा है। आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं? मैं ये प्रश्न कर रही हूँ कि 20% आरक्षण किसी भी अस्पताल में नहीं किया गया, जबकि वो प्रधानमंत्री की योजना थी। मात्र 1 से 10। और विशेषकर मैं जानना चाहती हूँ कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही उस जिले में जानकारी आई है निरंक। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगी, क्या वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है? किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर या कोरोना की इलाज की कोई सुविधा है? क्योंकि सिर्फ उनको आइसोलेशन में दूर दराज से कोई हॉस्टल, आदिवासी हॉस्टल में रख दिया जाता है। तो कृपया इसके बारे में भी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
समय समय पर 50% से 100% तक का मरीजों के लिए आरक्षण किया गया था। इसके अलावा जो गौरेला पेंड्रा मरवाही में की जानकारी आप चाहते हैं तो उसमें शासकीय अस्पताल में व्यवस्था थी, निजी अस्पताल में नहीं थी। तीसरी बात यह कि दो आयुष्मान योजना के अंतर्गत कोरोना मरीजों के इलाज नहीं किए जाने की जो शिकायत थी वो 2 अस्पतालों की थी, एक NHMMI नारायणा रायपुर और दूसरा काला बन एंड प्लास्टिक सर्जरी रायपुर। ये दो की शिकायत थी और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, क्या पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले में वेंटिलेटर की सुविधा है या नहीं है, और किस अस्पताल में? जी है। नहीं, किस नहीं है, नहीं तो जांगीर से ले जाइएगा, बहुत सारा वेंटिलेटर। चलिए, धन्यवाद। और ये भी बता दूं कि जो शिकायत मिली थी तो उसके अंतर्गत सरगुजा के 2 अस्पतालों का पंजीयन निलंबित किया गया और साथ में कोरबा जिले का भी सरकारी योजनाओं से वंचित किया गया। और अंत में यही पूछना चाहूंगी कि जो आयुष्मान योजना का संचालन या देखभाल करते हैं नोडल अधिकारी, एक डॉक्टर हैं, नाम नहीं लेना चाहते, पर उनका भी 2 अस्पताल उनके चलते हैं, तो वो निष्पक्ष तरीके से इसकी जानकारी देने में संभवतः असमर्थ रहते हैं। तो क्या आप अस्पताल, अब तो कोरोना नहीं है पर, और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी नहीं होगा, ऐसे में औचक निरीक्षण करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए थी, और जिन अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है तो कम से कम वहाँ एक बोर्ड तो लगा लें कि इस अस्पताल में आयुष्मान योजना की के द्वारा पेमेंट करने का प्रबंध है, और हेल्पलाइन नंबर भी कि यदि नहीं मिल रहा है तो बड़ा ऐसा बोर्ड में लिख दिया जाए। ये मैं आपसे निवेदन करूं। धन्यवाद। चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी भर में मेरा प्रश्न मत लगे ऐसा मैं सोचते रहता हूँ। बालक के और बालक की चर्चा भी मुझे आज शुरू करनी। अभी बालक नहीं है, वो मंत्री के रूप में बैठे। थोड़ा सरल पूछना अध्यक्ष जी, वो बुखार में आज मंत्री जी को बुखार हुआ है। नहीं, इनको पूछने तो इनके पास कोई प्रश्न तो रहता नहीं, उधर पूछते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल होली अभी परसों है, होली का तो नहीं चढ़ रहा आपके ऊपर। चलिए प्लीज, समय मत खराब करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा छोटा हो बड़ा हो, तीखा नहीं, तीखा भी नहीं। कोरोना काल में मेरा प्रश्न मूल रूप में थोड़ा बदल गया। करिए 2 साल में ये विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर समस्त कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन पद्धति से सुनिश्चित किया जाए। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, पहला कि यह सर्कुलर कब निकला और ऑनलाइन सुनिश्चित किस तरह से हुई, और ऑनलाइन आपकी परीक्षाएं हुई, ऑनलाइन में बात कर लेते हैं फिर ऑफलाइन में, तो उसका रिजल्ट किस तरह से निकाला गया 3 साल में, और तीनों साल में समय पर रिजल्ट निकले, एकेडमिक कैलेंडर का पालन हुआ कि नहीं हुआ, वो जो कोरोना ईयर है और अभी इस वर्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वो 31 दिसंबर 2022 के स्थिति में पूछा गया है, और उस समय सर्कुलर निकाला गया, ये 13/1/2022 को निकाला गया, तो ये है, और उसका जो प्रपत्र है हमने संलग्न किया है, और उसके तहत उस बीच में जो
हमने जो नया आदेश निकाला, जैसे ही कोविड की परिस्थिति थोड़ी ठीक होने लगी, उसके बाद 4/2/2022 को हमने फिर से निर्देश निकाला, जिसमें ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाएं देने के निर्देश दिए गए। जिले में संक्रमण दिन को ध्यान में रखते हुए उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। 4% से कम संक्रमण वाले जिलों में भौतिक कक्षाएं संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई तथा 4% से अधिक संक्रमण वाले जिले स्थानीय प्रशासन द्वारा स्कूल आंगनबाड़ी हेतु जारी निर्देश के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। और इस बीच में जो परीक्षा आयोजन हुई वो ऑनलाइन ही आयोजन होता है। उसी में पूछे छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऑनलाइन आपने आयोजित की 2 साल की, 3 साल, 1 साल, एक तो निर्देश कब जारी हुए हम वो भी वो बता रहे हैं। और वो निर्देश विश्वविद्यालयों ने संबंधित विभाग को जारी किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आप पता करेंगे तो सभी राजकीय विश्वविद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये एकदम तय बात है। लेकिन आप ऑनलाइन परीक्षा में मॉनिटरिंग कैसे किया और रिजल्ट डिक्लेयर कैसे किया, मैंने प्रश्न में पूछा था। फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा कि सीधे वो पास हो गए, उसका सिस्टम क्या डेवलप किया गया था कि ऑनलाइन परीक्षा में इतने लोग बैठे और ये रिजल्ट किस तरह से, कैसे आपने उसको क्लियर किया, अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रवेश कैसे दिया, आधार क्या था पास करने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड के समय जो परिस्थिति थी उसको देखते हुए उस समय ये डिसीजन लिया गया था कि ऑनलाइन परीक्षाएं संचालित होंगी, क्योंकि उस समय ये परिस्थिति थी कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे यूजीसी, चाहे एआईसीटी, सभी का सर्कुलर था और सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन परीक्षाएं की अनुमति दी थी। और अभी इस साल फिर से जो कोविड की तीसरी लहर जब ऐसा लगा कि आगे बढ़ने वाला है, तो उस समय 1 महीने के लिए हमने ये फिर से किया था। लेकिन जैसे ही हमको महसूस हुआ कि कोरोना या कोविड की तीसरी लहर यहाँ बहुत अधिक नहीं जाने वाली है, हमने फिर से इस जो उससे पहले 13 जनवरी को जो हमने आदेश निकाला था, उस आदेश को एक तरह से रिवर्ट बैक किया है। अध्यक्ष महोदय, जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं वो सभी जो जिस समय 2020 में जब कोविड हुआ तो उस समय की बात करेंगे तो प्रश्न पत्र को मेल पे भेजा गया था और वो कॉपी, उनका जो उत्तर वो जमा करना था, उसको वो केंद्र पे जमा करना था और विश्वविद्यालय में कॉपी एकत्र करके उसका मूल्यांकन करना था। ये प्रक्रिया हमने अपनाया था। करना था, किया गया कि नहीं? किया गया महोदय। 2000 देखिए, मतलब जितने ऑनलाइन परीक्षा दी है वो सब पास हो गए जी? जितने लोगों ने ऑनलाइन परीक्षा दी वो सब पास हो गए, ये मान लेना चाहिए। डेटा मेरे पास नहीं है अध्यक्ष महोदय, अभी कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखेंगे कि ऑनलाइन में कितने लोग बैठे यही बता पाना संभव नहीं है कहा, तो कितने लोगों ने जांच की, कैसे की, क्या नहीं की, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और अभी भी अनिर्णित है। और परीक्षा की नीति के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, अब तक, कि परीक्षा किस फॉर्म में कैसे होगी। तो एक तो उसको बता दें, क्योंकि ऑनलाइन की संख्या बता नहीं पा रहे हैं अभी, तो प्रश्न में भी लिखा है, तबीयत भी उसकी खराब है, लेकिन ये लोक महत्व का प्रश्न है कि आखिर उन बच्चों को कितने लोग बैठे, कितने लोगों की जांच किस प्रक्रिया में हुई और अभी की परीक्षा नीति अब क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा था ऑनलाइन शिक्षा में कितने लोग सम्मिलित हुए, तो ऑनलाइन शिक्षा में सम्मिलित होने की संख्या बताना मुश्किल है। आप उसको दूसरे से जोड़ नहीं, तो इसलिए ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, वो मैं समझ गया साहब। रिजल्ट
आखिर उसका कैसे निकाला गया जब कोई नंबर नहीं है? तो विस्तृत जानकारी लेके हमको दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और इसमें इस परीक्षा के लिए आपकी पॉलिसी क्या? नहीं, देखिए, परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा की पद्धति आयोजित करना यूनिवर्सिटी का काम है। आपने इसमें लिखा है, आपने निर्देश जारी किया परिशिष्ट में। जी हाँ, तो जो आपने लिखा है मेडिकल इमरजेंसी रहता है, आप भी जानते हैं, मेडिकल इमरजेंसी में सरकार बिल्कुल एक भी ऐसी चीज नहीं पूछा कि और आप सुन लीजिए एक मिनट। जिस तरह से परीक्षा आयोजित किया गया, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में आपने चूंकि परीक्षा की जानकारी आप लेंगे इसलिए मैं नहीं दोहराता, आपने निर्देश जारी किया, यह भी सत्य है इस साल की परीक्षा के लिए। अब आप ये मत कहिए कि यूनिवर्सिटी उसमें निर्णय लेंगे। आपने निर्देश जारी किया है, आपके परिशिष्ट में है। मेरा एक ही कहना है इसमें कि परीक्षाएं किस मोड में होंगी, कैसे होंगी, कब होंगी, प्रदेश के कम से कम राजकीय विश्वविद्यालय में ये एक स्पष्ट नीति समय रहते बना ले। इसके लिए आप कहेंगे क्या कुछ? माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा की पद्धति आयोजित करना यूनिवर्सिटी का काम है। हमने जारी किया, पूरी बात को तो सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए। हमने जो निर्देश जारी किया वो मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए जो अधिकार हमको मिला, उसके आधार पर हमने ये निर्देश उस समय जारी किए। और मैं ये आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने AICTE और UGC के जो मापदंड तैयार किए थे ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का, उस पर पूरी खरी उतरी है। एक भी डायवर्जन छत्तीसगढ़ के सरकार ने या छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटीज ने या कॉलेजेस ने कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। एक सेकंड, पूरी मैं आपको इतना ही आग्रह कर रहा हूँ कि मैं वो सबसे सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने दिशा निर्देश परीक्षा के लिए जारी किए हैं, जो अधिकार है आपके पास, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन तो सक्सेस हो गई थी को भगवान को नहीं मालूम, इसमें भी मैं मान लिया अध्यक्ष जी उसकी जानकारी लेंगे। इस वर्ष के लिए मैं पूछ रहा हूं कि इन सब बातों को छोड़ के कि ऐसी परीक्षा होगी और इतनी अवधि के बीच में आयोजित हो जाएंगी, ये सदन को बता दें। माननीय चंद्राकर जी, मैंने आपको जैसे कहा कि इस आदेश के बाद, आपके प्रश्न पे संलग्न है, उस आदेश के बाद जैसे ही हमको महसूस हुआ कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो इफेक्टिव नहीं है, तो हमने एक और निर्देश जारी किया जो पहले वाले निर्देश को रिवर्ट बैक कर रहा है। तो ऑलरेडी इस बात को निर्देशित कर दिया गया है कि ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। आखिरी बहुत हो गया। ऑफलाइन मान लो आयोजित की जाएंगी, ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, आपने सारे नियामक संस्थाओं के निर्देश को माना। मैं इतना ही चाहता हूं और आप समर्थन भी, आशीर्वाद भी चाहता हूं। उन्होंने कहा दिया ऑफलाइन होगा, मैंने ये कहा कि एकेडमिक कैलेंडर का पालन करते हुए निश्चित निर्धारित समय में होगी परीक्षा, उसका निर्देश देंगे क्या या सदन को अवगत कराएंगे क्या? ऑफलाइन ऑनलाइन का विषय नहीं है, उसमें एकेडमिक कैलेंडर का पालन, क्योंकि भविष्य में जो परीक्षाएं, अखिल भारतीय परीक्षाएं होती हैं, उसमें हमारे विद्यार्थी शामिल हो सके, इसके बारे में कोई स्पष्टता यूनिवर्सिटी के बीच में या कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक यहाँ होती नहीं। माननीय मंत्री जी द्वारा इस तरह के निर्देश दे दिए जाएंगे, मैं उनको निर्देशित करता हूँ। चलिए गुलाब कमरो जी। शिवव्रत शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में निर्माण कार्य में कंटिजेंसी, गुलाब कमरो जी है कि गायब कराया गया, स्पष्ट होना चाहिए। काटने के क्या नियम है और प्रदेश में विभाग के पास किस किस जिले में इस मद में कितनी राशि जमा है? तो माननीय मंत्री जी का उत्तर ही आधा अधूरा है। इनने जो खर्च किया वो तो आ गया, पर किस किस जिले में कितनी राशि जमा है ये उत्तर में नहीं है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार ये बता दें, एक साथ एक मुश्त बता दें कितनी राशि जमा है। पहला ये है।
आपने खाली इसमें आरईएस का उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना में, ग्राम गौर पथ में और जिसमें भी कंटिजेंसी काटते हैं ग्रामीण पंचायत विकास से अंतर्गत जो भी काम होते हैं, उसका आपने उल्लेख नहीं किया। उसमें राशि कटती है कि नहीं कटती है, बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए कि जिलेवार खर्च ब्यौरा तो दिया गया है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कितना राशि जमा है। तो अब आप उसको ध्यान से पढ़िए। इसमें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संबंधी जिलावार जानकारी, जिला संभाग का नाम, पहला नंबर आप देख लें, बाकी लिस्ट है। कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अंबिकापुर, ऊपर हेडिंग पढ़िए, उपलब्ध कंटीजेंसी की राशि, तो इतना ही तो जमा है। आप पढ़ लें उसको। मैंने पढ़ लिया उसको पूरा, माननीय खर्च, ये कॉपी है मेरे पास, आपने जो कर दिया वो कॉपी मैंने देख लिया। इसमें सिर्फ खर्च का ब्यौरा, जो राशि जमा है उसका ब्यौरा नहीं। हेडिंग को पढ़िए ना, उपलब्ध कंटीजेंसी की राशि, आप पढ़िए ना उसको। दूसरे नंबर में उपलब्ध मतलब क्या? सुनिए, इसमें उपलब्ध राशि से आपने जो उपयोग किया उसका उल्लेख है। चलिए, चश्मा पूरा ठीक है। मेरा प्रश्न था मुख्यमंत्री सड़क योजना, ग्राम गौरव पथ, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रिन्यूअल हुआ है, ये रिन्यूअल में भी कंटिजेंसी की राशि कटती है। दूसरा, आपने अपने उत्तर में कहा है, जो पत्र का एक उल्लेख किया उस पत्र में है कि 1% राशि 3% में से 1% जनपद पंचायत को, 1% ग्राम पंचायत को और 1% आरईएस में रहेगी। वैसे ही जो आकस्मिक निधि है उसमें से 1% ग्राम पंचायत को और 1% से आधा आरईएस को और इसको रहेगी। पंचायतों को, मेरे प्रश्न लगने के बाद बलौदाबाजार जिले में राशि भी भेजी गई है 3 साल की। आपने क्या पूरे जिलों में पंचायतों को, जनपद को ये राशि भेज दी है क्या, ये बता दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये 5% आप अलग अलग नाम से काट रहे हैं, इसके उपयोग का मापदंड क्या है? 3 प्रश्न को एक साथ समेट हैं आप। चलिए, बुद्धिमान मंत्री साहब सब दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय का ख्याल रखें। लगना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से रखने का कोई प्रावधान नहीं है। जब एस्टीमेट बनता है उसी में उसको शामिल किया जाता है और आकस्मिक निधि में उसका उपयोग किया जाता है। इसमें अलग वाली कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इनने उत्तर में कहा है कि इस राशि का उपयोग प्राक्कलन तैयार करने में, उनके जो पेपर लगते हैं उसमें किया जाएगा, पर इस राशि का उपयोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए किया जाता है। इस राशि का उपयोग 15 अगस्त 26 जनवरी कार्यक्रम के लिए किया जाता है। इस राशि का उपयोग संसदीय सचिवों के बंगले के रिन्यूअल के लिए किया जाता है। संसदीय सचिवों को स्टेशनरी भेजने के लिए काम किया जाता है। ये राशि जो काटी जाती है, ये उन निर्माण कार्यों के अतिरिक्त और कहीं राशि खर्च करने का प्रावधान है क्या, और किस नियम में? ये किस किस संसदीय सचिव स्टेशनरी रिन्यूअल करने का काम किया गया? वो क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राशि का जो उपयोग है, प्राक्कलन को तैयार करने पर होने वाला व्यय, सर्वेक्षण हेतु मजदूरों का भुगतान, निरीक्षण पर होने वाला व्यय, शासकीय वाहन न होने पर किराए पर व्यय, स्टेशनरी व्यय एवं उक्त कार्य में अन्य व्यय। अच्छा, इसके आपने जो बताया, इसके अतिरिक्त कोई जो मैंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में खर्च किया गया, संसदीय सचिव के बंगले के रिन्यूअल में खर्च किया गया, 15 अगस्त 26 जनवरी में खर्च किया गया, तो ऐसे खर्च करने वाले ऊपर कार्रवाई आप करेंगे क्या? साधक मंत्री कुछ नहीं बोल सकते हो। नहीं, माननीय अध्यक्ष, सामूहिक जिम्मेदारी है और मंत्री के रूप में जवाब दे रहे हैं, तो जो गलत खर्च किया गया है मापदंड के अंदर, सर आपने ही भार साधक मंत्री कहा, आपने ही भार साधक मंत्री कहा, मंत्री ही भार साधक होता है, कोई कार्यवाहक भार साधक होता ही नहीं। आप ही ने कहा भार साधक है। चलिए, ये सब बातें अभी उनकी बजट पे चर्चा होनी है कल परसों, कर लीजिए। लंबा प्रश्न है, उनसे कर लीजिए। मेरा कहना है कि आप मंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे, इतना बता दें। मंत्री जी आएंगे तो बात जो बताया उसके अतिरिक्त अगर खर्च हुआ तो लाल जी
देंगे क्या, इतना बता दीजिए। लालजीत राठिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं दे रहा हूँ, इसलिए बताऊँ, आप पूरा चर्चा कर लीजिए। 1% की राशि पंचायत को जाना चाहिए और पंचायत को राशि जाती नहीं। 1% जनपद को जाना चाहिए और जनपद को राशि जाती। अरे भाई शर्मा जी, आप बहुत विद्वान आदमी, कुछ बातें तो चुप रहकर भी समझ लिया करें, बस समझ लीजिए। नहीं, वो गरीब आदमी, उसको पूछने दो बेचारे। चलो लालजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जिला रायगढ़ के अंतर्गत 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने कार्य प्रारंभ किए और कितने कार्य प्रारंभ किए गए हैं, क्या इन सब का कार्य किए गए हैं, उनके भुगतान किया गया है नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य हुए हैं वो उसका प्रपत्र इसमें लगा हुआ है। 2019 से 2019 तक स्वीकृत कार्य की संख्या दी है, स्वीकृत कार्य की राशि, पूर्ण कार्य की संख्या, प्रगतिरत कार्य की संख्या और अप्रारंभ कार्य की संख्या। इसमें कुछ कार्यों के बारे में आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान लंबित। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो भी राशि स्वीकृत किए गए हैं उनको कब तक भुगतान किया जाएगा, क्योंकि मजदूरों का सवाल है, कुआं निर्माण का है, आपका डबरी निर्माण का है और स्कूल बाउंड्री वाल के निर्माण के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, अति शीघ्र करा देंगे, अति शीघ्र करा देंगे जी। धन्यवाद। राम कुमार यादव। रामा जी का प्रश्न है, कवासी का, सुनिए जरा, आप ही की भाषा में उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मोर क्षेत्र में आरकेएम कंपनी और डीवी कंपनी के द्वारा जे समय जन सुनवाई में हमारे गांव में वादा करे रहे कि हम कंपनी खोल के हम हॉस्पिटल लगाबो, हम अस्पताल बनाबो, ये क्षेत्र के में नौकरी दे कहरी से का वो पूरा हो है का, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, दोनों कंपनी उसके विधानसभा क्षेत्र है और उसमें डिटेल दिया हुआ है कि एक कंपनी ने हॉस्पिटल बना के दिया है, हॉस्पिटल संचालित है, और दूसरा कंपनी ने स्कूल बना के दिया है, अब स्कूल सरकार चला रही है, उसी कंपनी बना वाला स्कूल में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन कर चुके, गरीब के मामला है ये, जो बड़े बड़े भैया ये बड़े बड़े आदमी मन आकर के सपना देखा थे, कलकत्ता बम्बई देश का आदमी बड़े बड़े कोट पहन के आते, बड़का बड़का महंगा कार में सपना देखा थे कि तुम उनके जमीन ले दिया तो हम बम्बई कलकत्ता का बना दे के सपना दिखाए, कंपनी ले खोल लेते, ओकर बाद ओ मन न तो स्कूल मिला थे न मन हॉस्पिटल मिला थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि अगर यह लेके टीम गठित कर दवा, जांच कर दवा कि स्कूल सही में खुले कि नहीं खुले हैं, सही में वहां पर हॉस्पिटल खुले कि नहीं खुले हैं, लोकल आदमी नौकरी मिले कि नहीं, मैं एक जांच टीम गठित कर ही का। माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ कंपनी ने हॉस्पिटल भी खुला है लाखों रुपया का और स्कूल भी दूसरा कंपनी खोल दिया है, वो संचालित है, वो जांच का सवाल ही नहीं, वो खुद ही देखोगा, उसके क्षेत्र में खुला हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि मैं गरीब घर के, मैं गरीब के बाद अच्छी तरह जाना था, मैं फिर से निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी से, बड़े बड़े आदमी मन के जांच तो बहुत कराया है, एक गरीब के मामला का होता है, जांच करा के देख दो, दूध के दूध पानी के पानी हो जाए, चूंकि एक गरीब के मामला है। समूह हाथ देखा तो इस सदन के छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी मन अगर जमीन के आपसे निवेदन है, तू गरीब के बेटा या मैं सुने हो गरीब के न्याय करा, जांच टीम गठित करा, और आपसे निवेदन है, और सही में दूध के दूध पानी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि कंपनी ने पैसा खर्चा नहीं किया, दोनों कंपनियों ने। आप पूरे CSR का रिकॉर्ड दे देना विधायक जी को कि कितना पैसा
लगातार कंपनियां चल रही हैं, उत्पादन हो रहा है, तो दोनों कंपनियों ने कितना CSR में प्रति वर्ष खर्चा किया है उसका रिकॉर्ड माननीय विधायक जी को दे दें। माननीय ये बोल रहे हैं कि स्कूल बन गया, वो बोल रहे हैं नहीं बन रहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर सदन से निवेदन कर गरीब आदमी भाई जांच कराओ। पूरा प्रदेश के 2.5-3 करोड़ जनता देखा थे, तू जांच कराओ एक बार। चलिए जांच कराएंगे जी, मंत्री जी बोल दीजिए जांच करवाते हैं। ये जो सदस्य ने पूछ रहा है स्कूल बना है, हॉस्पिटल बना है, अगर कोई दूसरा मुद्दा अगर कोई अगर छूटा है, क्या करना है, वो अगर बोलेगा तो जांच करवा देंगे। लेकिन ये तो ऑलरेडी बन चुका है, स्कूल भी बना है, हॉस्पिटल भी बना है, और अगर कोई बात है, नौकरी है, कुछ है, बोलेगा तो जांच करवा देंगे। सिर्फ CSR का जो पैसा है उसकी जांच करवा दें। मोरे कहना है माननीय मंत्री जी, ये वो क्षेत्र में एक हॉस्पिटल नहीं, वहाँ के लोग गिरते, एक्सीडेंट होते तो मला रेगल ले जाते। राम कुमार जी, मोर आपसे मेरी बात सुनो जी जी। तय मंत्री जिला अपने क्षेत्र में बुला दौरा करवा और देखवा दे का बोले वो उल्टा सीधा हम इसने जाबो तो कोई नहीं सुना, तुम्हारे दम पे जाबो, यहाँ टीम गठित करे तो मन सुनी निवेदन है। टीम आप भी जांजगीर जिला के, मैं आपसे प्रार्थना करता दीजिए, मोर जांजगीर जिला की टीम गठित कर दो। नौकरी मिलिस की नहीं मिलिस, आपसे प्रार्थना है, बोल रहे हैं करा दीजिए। माननीय मंत्री जी जांच करा दीजिए ना। गरीब आदमी का भला हो जाए। पहली सुधार, वो गरीब के बेटा नहीं है, अरबपति के बाप है। गरीब के बेटा नहीं, अरबपति के बाप है। ये जो शीर्षक जो पैसा है भारत सरकार के गाइडलाइन के आधार पर होता है, समय समय पर वहाँ के प्रतिनिधि या अधिकारी कुछ मांगे के लिए अगर मांग करते तो देते हैं, लेकिन हमारा सरकार का मजबूर नहीं है कि आप दो, ऐसा अधिकार नहीं है। सरकार उसका तय करता है मापदंड, काम देना नहीं देना। चलिए धन्यवाद। डॉक्टर विनय जायसवाल, डॉक्टर विनय जायसवाल, डॉक्टर लखीर बघेल, ये जांच करवा दो महोदय। ठीक है ना, जांच कराई। हाँ चल, धन्यवाद। था इस संबंध में माननीय हमारे चित्रकूट विधायक पूछे भी थे, इसका उत्तर आया था, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ख के उत्तर में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर के द्वारा प्रत्येक माह में 30 तारीख को इन इंटरव्यू आयोजित कर संविदा नियुक्ति की जाती है। अभी तक कितने लोगों को संविदा नियुक्ति दी गई, मैं जानना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2013 से वॉक इन इंटरव्यू का सिस्टम चल रहा है और इसमें जो टोटल नियुक्ति हुई है कुल वॉक इन इंटरव्यू में संविदा नियुक्त विषय विशेषज्ञों की संख्या प्राध्यापक 26, सहायक प्राध्यापक 29, सहायक प्राध्यापक 55, कुल 110। वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित अभ्यर्थी विषय विशेषज्ञों की संख्या प्राध्यापक 43, सह प्राध्यापक 53, सहायक प्राध्यापक 107, कुल 203। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापक 4, सहायक 14, सहायक प्राध्यापक 28, इसी तरह विभिन्न पदों में कम से कम सैकड़ों पद इसमें रिक्त है। उसके बावजूद भी हमारे मेडिकल कॉलेज जिस विषय में है उसको भी पदोन्नत कर दूसरे जगह भेजा। 1 से 12 बजने वाले हैं, आप भेजा गया मंत्री महोदय। हमारे यहाँ 10-12 डॉक्टर को कांकेर में किया गया था, उसको वापस करेंगे क्या? इनका तो रोज ही होता है आदरणीय अध्यक्ष जी, रोज सुबह शाम होते, इनके कैसे करें? मैं इसको दिखवा लूंगा अध्यक्ष जी। केशव प्रसाद चंद्रा जी, आधा मिनट में सवाल करिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय ये प्लेसमेंट कंपनी वाला मन नौकरी ले काब निकाल देते लगाए हैं। ये आपका सवाल है जी। अच्छा, एक बार फिर से जरा बोलिए। जब तक तो बारी प्लेसमेंट के माध्यम से दारू बिक्री करा थे वो नौकरी लगे है बोला आए दिन निकाल दे थे फिर नया लड़का रखा थे तो एक व्यवस्था है। प्रेस काल समाप्त।